जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्दी में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। इस क्लास में हम लोग वही क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस पिछली वर्ष किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इसलिए ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का आपका जो पहला क्वेश्चन है, माटी की मूर्तें किस कवि की रचना है। आपको बताना है कि माटी की मूर्तें जो रचना है वो किस कवि की है। रामवृक्ष वेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर तुलसीदास। तो देखो, यदि हम लोग बात करें तुलसीदास जी की तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं हैं कवितावली, विनय पत्रिका, है ना। ये सारी रचनाएं हैं इनकी तुलसीदास जी की। जयशंकर प्रसाद की कामायनी हो जाएगी, आप कामायनी हो जाएगी जयशंकर प्रसाद की। महादेवी वर्मा जी की, महादेवी वर्मा की हो जाएगी यामा, है ना। इसके बाद आपके क्वेश्चन का जो सही आंसर है रामवृक्ष वेनीपुरी। माटी की मूर्तें जो रचना है किसकी है, रामवृक्ष वेनीपुरी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। कौन सी रचना है तुलसीदास जी की। तो देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कवितावली, विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका जो रचना है ये किनकी हो जाएगी, तुलसीदास जी की। इसके बाद यहीं पर हम लोग देखें चित्रावली, तो चित्रावली किसकी, चित्रावली किसकी है, उस्मान की। चित्रावली जो है ये उस्मान की है। लोर कहा किसकी है, तो लोर कहा है मुल्ला दाऊद की। किनकी, मुल्ला दाऊद। ये आप लोग याद रखेंगे, पूछी जाती हैं पुस्तकें। और मृगावती पुस्तक किसकी है, तो मृगावती है आपकी कुतुबन की। किनकी, कुतुबन की है मृगावती। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 में निर्देशित है। तो 120 में क्या निर्देशित है आपको बताना है, अनुच्छेद 120। तो आप सभी को पता है कि जो संघ की राजभाषा है, देखो ऑप्शन सी देखो, जो संघ की राजभाषा के बारे में कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 343, है ना। ये तो आपका 343 हो जाएगा। इसके बाद विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में किस अनुच्छेद में है, तो ये है आपका अनुच्छेद 210। ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 210। राज्य की राजभाषा या फिर राजभाषाओं के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये है आपका 345। क्लियर। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन का सही आंसर होगा, संसद में प्रयुक्त होने वाली राजभाषा के बारे में निर्देशित है आपका अनुच्छेद 120 में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आपको बताना है काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखो, यहाँ पर एक घटा ये शब्द है और एक घटा ये है। जहाँ पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर होता है आपका यमक अलंकार। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर बनेगा यमक। लेकिन अब ये भी जान लो कि इस घटा का क्या अर्थ है और इसका क्या अर्थ है। तो इस घटा का अर्थ हो जाएगा कम होना, है ना, कम हो जाता है ना कि घट गया। इसके बाद काली घटा, और इस घटा का क्या मतलब होगा, बादल। जैसे बोलते हैं ना, काली घटा आ गई, यानी कि बादल आ गए। समझ गए। तो एक घटा का अर्थ हो जाएगा बादल और दूसरी घटा का अर्थ हो जाएगा कम। क्लियर। अब अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति, एक ही वर्ण, है ना, वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर आपका अनुप्रास होता है। श्लेष में क्या होता है, श्लेष में शब्द एक बार आएगा आपका, लेकिन उसके अर्थ अनेक होंगे।
एक ही शब्द के कई अनेक अर्थ होंगे, वहां पर आपका श्लेष अलंकार हो जाता है। क्लियर। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है कि जैसे किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना, किसी भी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहने का में अलंकार होता है आपका अतिशयोक्ति। जैसे मान लो एक उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे एक सॉन्ग आपने सुना होगा, ना कजरे की धार ना मोतियों का हार फिर भी कितनी सुंदर हो। मतलब देख रहे हो ना कि बात को कवि ने कितना बढ़ा चढ़ा के कह रही है कि मतलब कोई श्रृंगार भी नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, फिर भी इतनी सुंदर हो कि कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है ना। तो जहाँ पर बात को बहुत ज़्यादा, जब लोग कहते हैं ना कि कितनी ज़्यादा फेंक रहे हो, जब लोग बहुत ज़्यादा फेंकने लगें तो वहाँ पर हो जाता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि एक वचन शब्द कौन सा है। तो देख लो भाई, इसमें एक वचन कौन सा हो जाएगा? आंसू आपका सदैव बहुवचन में प्रयोग होगा, बहुवचन में, है ना, बहुवचन में। प्राण निकल गए, है ना, ऐसे तो कहते ना कि प्राण निकल गया, यही तो कहते हैं प्राण निकल गए, तो ये भी आपका बहुवचन हो जाएगा। दर्शन कर लिया, दर्शन कर लिया नहीं कहते हम लोग, कहते हैं दर्शन कर लिए, तो ये भी आपका बहुवचन हो जाएगा, है ना। पंक्ति लगी है या फिर पंक्ति है, तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन नंबर डी है इसका है एक वचन। अगर इसका बहुवचन बनाएंगे, पंक्ति का बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा आपका पंक्तियां, है ना, क्या हो जाएगा? पंक्तियां हो जाएगा इसका बहुवचन। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, में पर से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? जो आपका में और पर विभक्ति होती है, इससे किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कहने का मतलब है कि ये किस कारक चिन्ह की विभक्ति है। तो देखो, जो आपके कारक होते हैं, सबसे पहले आप ये जानिए कि कारक के भेद कितने होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं, आप सभी को पता है ना। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, है ना। ये 8 भेद होते हैं आपके कारक के। तो देखो, कर्ता का क्या चिन्ह होता है? कर्ता का हमेशा होता है ने। संबंध का, की, के, रा, री, रे, है ना, का, की, के, ये होते हैं आपके संबंध विभक्ति, संबंध कारक की विभक्ति। संबोधन में क्या होता है? हे भगवान, है ना, हे और अरे, ये होते हैं आपके संबोधन में। और में और पर विभक्ति होती है, ये होती है अधिकरण कारक की। क्लियर। आपके क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, पिताजी बाजार से 2 किलो जलेबी लाए हैं, रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है? रेखांकित है आपका 2 किलो जलेबी लाए हैं। तो देखो, 2 किलो यानी कि नापने तोलने वाली बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका परिमाणवाचक। अब कौन सा परिमाणवाचक होगा? अनिश्चित होगा या फिर निश्चित? तो 2 किलो है भाई, निश्चित है, मात्रा आपकी, मात्रा जो है आपकी निश्चित है, यानी कि 2 किलो। तो आंसर जो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर यहीं पर कह देते कि थोड़ी सी जलेबी लाए हैं तो मात्रा निश्चित ना होती, तो यहाँ पर हो जाता आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। लेकिन मात्रा जो है निश्चित बता दिया है कि 2 किलो लाए हैं भाई, सबको खिलाएंगे बढ़िया से, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? आपको बताना है कि इसमें से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है। तो देखो, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करने लगी। जहां पर कर्ता एक क्रिया को समाप्त करने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया स्टार्ट कर देता है, तो वहां होती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। अब देखो क्या हो जाएगा, वह जाने लगा, जाने लगा यानी कि जाने और लगा, तो इसमें तो आपकी संयुक्त क्रिया हो जाएगी। राधा खाना खाती है, ये आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा, खाना खाती है। और मुझे घर जाना है,
भाई घर जाना है तो इसमें तो कोई बात नहीं है, घर जाना है तो जाना है ना। इसके बाद आपका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मोहन आकर चला गया, क्या पहले तो आया और फिर चला गया, आकर चला गया है ना। तो देखो पहले आया और फिर चला गया, पूर्वकालिक क्रिया किसमें हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। एक सिंपल सी बात पूर्वकालिक क्रिया पहचानने की कि जो इसमें होगा कर प्रत्यय लगा होगा जरूर, पूर्वकालिक क्रिया में क्या होगा, कर प्रत्यय जरूर लगा होगा कि आकर चला गया, नहाकर खाएगा, सोकर जाएगा, है ना, ऐसे शब्द बनेंगे इसके उदाहरण में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, आपको बताना है जो भूतकाल होता है उसके कितने भेद होते हैं। तो देखो तीन किसके होते हैं, तीन तो होते हैं आपके भविष्यकाल के, किसके, भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं वर्तमान काल के, वर्तमान काल के कितने होते हैं, वर्तमान के 5 होते हैं। 6 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। भूतकाल के जो भेद होते हैं कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य पश्चिम में छिपता है, सूर्य पश्चिम में छिपता है या फिर पश्चिम में डूबता है, तो वाक्य में कौन सा काल है, आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा काल है। तो वो ये बात आपकी सत्य है, सूर्य पश्चिम में छिपता है या फिर सूर्य पूरब में उगता है ना, तो बात सत्य है। अब इसमें कौन सा काल होगा, तो इसमें भाई सामान्य वर्तमान हो जाएगा, है ना, सामान्य वर्तमान हो जाएगा, क्योंकि बात निश्चित है सूर्य पूर्व में छिपता है या पूर्व में पश्चिम में छिपता है या फिर पूर्व में निकलता है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट में आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।